नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र मावई आप सभी मित्रों का ज्योग्राफी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो, लाड लो, भारत का अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। भारत का किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भारत का अपवाह तंत्र। कौन सा तंत्र? अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। प्यारे दोस्तों, अपवाह तंत्र की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर अपवाह किसको कहते हैं? क्या अपवाह किसको कहते हैं? ये वाली लाइन, अपवाह किसको कहते हैं? अपवाह, अपवाह। अच्छा, अपवाह किसको कहते हैं? यानी नदी जिस मार्ग में बहते हुए आगे बढ़ती है, नदी जिस मार्ग में बहते हुए आगे बढ़ती है वह उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। यदि सहायक नदियों को भी उसमें जोड़ दिया जाए और उसके बाद में जो एक जाल तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। याद रह जाएगा। मैं एक परिभाषा आपको लिख देता हूं। नदी जिस मार्ग में बहते हुए, नदी जिस मार्ग में बहते हुए, मार्ग में बहते हुए आगे बढ़ती है, बहते हुए आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, वह उसका क्या कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों, वह उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर आ जाए इस अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत सहायक नदियों को भी शामिल कर लिया जाए और उसके बाद में जो जाल तैयार होगा उसको क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, यदि नदी के साथ साथ, नदी के साथ साथ, साथ साथ नोट करते चले, नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों को भी, कौन सी नदियों को? सहायक नदियों को भी, सहायक नदियों को भी, नदियों को भी शामिल कर लिया जाए, को भी सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, या करने के बाद जो तंत्र तैयार होता है, जो क्या बनता है, जो तंत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? जो तंत्र बनता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। जो जाल बनता है ना, कहते हैं। याद रह जाएगा। अब प्यारे दोस्तों देखिए आगे, यानी हम बात कर रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र की। तो मेरे लाड लो, भारत के अपवाह तंत्र को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अपवाह तंत्र। यानी जिन नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत से निकलता है प्लस उनकी सहायक नदियां किस में आ जाती हैं? हिमालय के अपवाह तंत्र में आती हैं। और जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से होता है और उनकी सहायक नदियां सब किस में आ जाती हैं? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो याद रह जाएगा, भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया? तो अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा। पहला कौन सा था? हिमालय का अपवाह तंत्र, हिमालय का अपवाह तंत्र। याद रह जाएगा, अपवाह तंत्र। तो हिमालय का अपवाह तंत्र। और दूसरा किसका था प्यारे दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश का अपवाह तंत्र, प्रदेश का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। कौन कौन से हो गए? यानी दो अपवाह तंत्र होते हैं भारत में। एक तो हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा किसका होता है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अपवाह तंत्र। यानी कोटल अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, हिमालय का अपवाह तंत्र
और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अपवाह तंत्र। अब प्यारे दोस्तों, जो हिमालय का अपवाह तंत्र ना, इस हिमालय के अपवाह तंत्र को भी 3 भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सा, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, तो एक सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। दूसरा होता है गंगा नदी का अपवाह तंत्र, कौन सी का, गंगा नदी का अपवाह तंत्र हो जाएगा। और तीसरा किसका होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का, कौन सी नदी का, तो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। कितने होते हैं, यानी सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। इसी प्रकार से इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को भी 2 भागों में बांटते हैं। वो 2 भाग कौन से हैं प्यारे दोस्तों, यानी पहला जो भाग है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदी, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदी, और दूसरी है पूर्व से पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदी, जल ले जाने वाली नदी, यानी 2 पार्ट हो गए। दोबारा से समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की, भारत के अपवाह तंत्र की। तो प्यारे दोस्तों, भारत का जो अपवाह तंत्र में मैंने सबसे पहले बताया कि अपवाह किसको बोलते हैं, तो नदी जिस मार्ग में बहते हुए आगे बढ़ती है वह है उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। यदि उसके साथ उसकी सहायक नदियों को भी उसमें जोड़ दिया जाए और उसके बाद जो तंत्र का तंत्र बनता है, एक जाल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। और भारत के अपवाह तंत्र को प्यारे दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा किसका होता है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अपवाह तंत्र। और हिमालय के अपवाह तंत्र को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। और इधर दूसरा था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इसे 2 भागों में विभाजित किया, पश्चिम से पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदी और पूर्व से पश्चिम की ओर जल लाने वाली नदी, या हम कहें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र। 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक एक के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हिमालय का अपवाह तंत्र। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कौन सा अपवाह तंत्र प्यारे दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर पर हिमालय का अपवाह तंत्र, किसका, हिमालय का अपवाह तंत्र। तो हिमालय का अपवाह तंत्र कौन सा आता है इसके अंतर्गत, तो हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्यारे दोस्तों, यानी वे नदियों आती हैं जिनका उद्गम कहां से होता है, हिमालय से होता है। यानी नाम से ही पता लग रहा है कि हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सी नदियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी याद रखना है, पहला पॉइंट लिख देता हूं मैं, जिनका उद्गम हिमालय पर्वत से होता है, हिमालय पर्वत से होता है, वो सभी नदियां कहां पे आ जाएंगी, तो वो सभी नदियां हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। या हिमालय पर्वत से होता है या इनकी सहायक नदियां, यानी या तो हिमालय पर्वत से उद्गम होता हो और या हिमालय पर्वत से उद्गम नहीं होता, लेकिन हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी की सहायक नदी है, तो उसको भी हम किसके अंतर्गत शामिल करेंगे, हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, हिमालय का जो अपवाह तंत्र है, इस हिमालय से अपवाह तंत्र में यहाँ पे हिमालय से नदियां निकलती हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट अपन को याद रखना है कि ये अपवाह तंत्र अपनी युवा अवस्था में, हिमालय से निकलने वाली नदियां अपनी कौन सी अवस्था में, अपनी युवा अवस्था में, क्योंकि यहाँ से जो नदियां निकलती हैं उन नदियों में वर्ष भर की वजह से और वर्षा दोनों की वजह से जल आता है, ढाली क्षेत्र से बहती हैं, स्पीड से बहती हैं, इसलिए कहा जाता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां
अपनी युवा अवस्था में। और किसका निर्माण करती हैं? तो ये गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण करने वाली नदी है। तो ये चारों पांच पॉइंट अपन को याद रखना है। मैं यहां लिख देता हूं कि ये नदियां, कौन सी नदियां? जिनका उद्गम हिमालय से होता है। ये नदियां अपनी युवा अवस्था में हैं। कौन सी में? युवा अवस्था में हैं। अब युवा अवस्था में कैसे है? क्योंकि प्यारे दोस्तों, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो बहुत ऊंचाई से बहती हैं। ऊंचाई से बहती है तो स्पीड से बहती हैं, और स्पीड से बहने के कारण कहा जाता है कि ये अपनी युवा अवस्था में और गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। तो याद रखना है, गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। कैसी? वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। घाटियों का निर्माण करती हैं। तो वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। तो वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये नदियां अपनी युवावस्था में वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, और ये अपनी क्या है कि यहाँ पे ज्यादा जो क्षेत्र से बहती हैं। और हिमालय के अपवाह तंत्र को तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो तीन वाले पहले के, सबसे पहले के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो मैंने आपको बताया। हिमालय के अपवाह तंत्र में सबसे पहला जो पार्ट है और वो कौन सा है? सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। कौन सी नदी का? तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। नदी का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। अच्छा, हिमालय का जो अपवाह तंत्र है ना, यहाँ नदियां 12मासी नदियां पाई जाती हैं। कैसी? 12मासी, या हम कह सकते हैं नित्यवाही नदियां मिलती हैं। कैसी? नित्यवाही नदियां मिलती हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि इनको जो जल की उपलब्धता होती है, तो इनको जल कहां से मिलता है? जल वर्षा से प्राप्त होता है, प्लस किससे मिलता है? हिम नदों से मिलता है। हिम नदों से मिलता है। तो याद रखना है, यानी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां वर्ष भर बहती हैं, वर्ष पर्यंत बहती हैं, क्योंकि उनको जल वर्षा से और हिमनद बर्फ पिघलने लगती है गर्मियों में, तो उससे दोनों से प्राप्त होता है, इसलिए 12 मास। जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं वो केवल वर्षाती मौसम में बहती हैं अमूमन नदियां। तो इसमें पहला जो अपवाह तंत्र है वो कौन सा अपवाह तंत्र है? सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है। और प्यारा दोस्तों, इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? इसके अंतर्गत सिंधु नदी की सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु, एक तो सिंधु को खुद को, सिंधु व उसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। उसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। सहायक नदियों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। याद रह जाएगा, सम्मिलित किया जाता है। अब कौन कौन सी नदियां हैं जिनको इनके अंतर्गत शामिल किया जाता है? यानी एक तो सिंधु नदी, इसके अलावा एक पंचनद कहा जाता है। यानी कौन सी नदी? तो पंचनद जो नदियां हैं उनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अब नंबर एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे प्यारे दोस्तों, सिंधु नदी। कौन सी नदी? तो फर्स्ट नंबर पर या ए में लिख देता हूं सिंधु नदी। सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है तिब्बत में, और कैलाश पर्वत मानसरोवर के निकट एक झील है जिसको अपन बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है? तो आपको याद रखना है, उद्गम तिब्बत में। और तिब्बत में कहां पे? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम होता है। जो सिंधु नदी है ये लगभग
2880 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है और कुल लंबाई है इसकी, क्या है ये, कुल लंबाई, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी है, लगभग 2880 किलोमीटर, और जिसमें से 1114 किलोमीटर कहां पर है, तो भारत में, भारत में बहती है, भारत में बहती है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों भारत में प्रवेश कहां करती है, तो आपको याद रखना है क्योंकि उद्गम तो तिब्बत में हो रहा है ना, तो भारत में प्रवेश, तो भारत में ये प्रवेश कहां करती है, तो भारत में प्रवेश करती है ये लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य, श्रेणियों के मध्य, तो इनके मध्य प्रवेश करती है और बहती है, और बहने के बाद में कहां चली जाती है, तो पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, और अंत में किस में मिल जाती है, तो पाकिस्तान में जाने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और जब पाकिस्तान में चली जाती है ना, तो वहां पर किस में मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है। कौन से सागर में, अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। ये याद रखना था किसके संदर्भ में मिल जाती है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट हैं जो इससे रिलेटेड है और वो अपन को याद रखने हैं। कौन सी नदी से, तो सिंधु नदी से। प्यारे दोस्तों जो सिंधु नदी भारत में, मैंने आपको बताया, जैसे मानचित्र के माध्यम से मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से जैसे ये भारत का मानचित्र है, तो ये नदी प्रवाहित होती है, यहां से निकलती है जैसे तिब्बत से, और निकलने के बाद में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहने के बाद फिर कहां चली जाती है, तो ये पाकिस्तान में चली जाती है। कहां पर, पाकिस्तान में चली जाती है, और अंत में कहां मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है। कौन से सागर में, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। अब इसके कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे पहला मैंने आपको बताया कि ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में होकर के प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट है कि लद्दाख की जो राजधानी लेह, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, और वो अस्तित्व में कब आया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। उसके जो राजधानी लेह किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रह जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी राजधानी, तो लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे है। इसके अलावा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर, इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो दाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, अपन को याद रखना है कि ये तो हो गया इसका दाईं तरफ ऊपर वाला, जहां पे गिलगित, श्योक और नुब्रा नदी ऊपर से आकर मिलती है। तो मैं लिख देता हूं गिलगित, 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 इसके अलावा श्योक, श्योक और नुब्रा। कौन सी, गिलगित, श्योक और नुब्रा, इसमें दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। कौन सी ओर से, दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं, दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। कौन सी ओर से आती हैं ये नदियां, इसमें दाईं तरफ से आकर मिलती हैं, तो दाईं ओर से आकर मिलने वाली, आकर मिलने वाली नदियां हैं, मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है, नदियां हैं। अच्छा, इसमें बाईं ओर से आकर कौन कौन सी, ये तो दाईं ओर से, और बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, तो बाईं ओर से आपको याद रखनी है, एक तो जैसे द्रास नदी है,
द्रास, इसके अलावा पंचनद, पंचनद जो 5 नदियां हैं जैसे रावी हुई, व्यास हुई, सतलज हुई, झेलम हुई, चिनाब हुई, ये सब नदियां इसमें कौन सी तरफ से आके मिलती हैं? बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। तो बाईं ओर से कौन कौन सी आती हैं? जैसे आपको याद रखना है, जैसे झेलम, झेलम, व्यास, रावी, चिनाब, सतलज, इनको हम क्या कहते हैं? इनको पंचनद नदियां बोलते हैं। ये पंचनद नदियां भी किस ओर से आके मिलती हैं? सिंधु नदी में। तो आपको याद रखना है बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो ये थी प्यारे दोस्तों कौन सी नदी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया? सिंधु नदी के बारे में। दोबारा से मैं बता देता हूं, उद्गम कहां से होता है? तिब्बत में, तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट यहाँ पे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम होता है। तिब्बत में बहने के बाद में भारत में प्रवेश करती है, जहां पे लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहते हुए और फिर कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है और अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे गिलगित, श्योक और नुब्रा ये नदियां इसमें दाईं ओर से आकर मिलती हैं, जबकि झेलम, व्यास, रावी, चिनाब, द्रास, पंचनद ये सभी नदियां इसमें कौन सी ओर से आकर मिलती हैं? तो दाईं ओर से आकर के मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये था कौन सी नदियों के बारे में? तो ये हमने अध्ययन किया सिंधु नदी के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। और सबसे पहली जो नदी अध्ययन करेंगे, आप उसका हेडिंग लिखो झेलम नदी। तो कौन सी नदी है प्यारे दोस्तों? सबसे पहले जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, सेकंड नंबर में डाल देता हूं, वो ए थी, ये बी, और इसको अपन कौन सी नदी? तो झेलम नदी के बारे में, झेलम नदी। अब प्यारे दोस्तों देखो, झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर राज्य में शेषनाग झील के निकट वेरी नाग झील से होता है। याद रह जाएगा, यानी मैं यहां लिख देता हूं इसका उद्गम, उद्गम और उद्गम कहां से होता है? तो इस प्रकार से लिख देता हूं, यहां पे जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन सा? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कहां से होता है? तो जम्मू कश्मीर में वेरी नाग झील के निकट, वेरी नाग झील, वेरी नाग झील के निकट कौन सी झील से होता है? निकट शेषनाग झील से होता है, शेषनाग झील से होता है। तो आपको याद रखना है शेषनाग झील से होता है। और शेषनाग झील कहाँ है? तो शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा इस शेषनाग झील से उद्गम होने के बाद में ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी यानी भारत में 1180 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सॉरी, झेलम नदी 724 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। तो आपको याद रखना है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है प्यारे दोस्तों? इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा अपन को याद रखना है कि जो झेलम नदी है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो है वूलर झील। तो वूलर झील को जल उपलब्ध करवाती है तो कौन सी नदी? झेलम नदी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो वो कौन सी नदी है? झेलम नदी। ठीक है, इस पर कई परियोजनाएं हैं, जैसे उड़ी फर्स्ट, उड़ी सेकंड, तुलबुल परियोजना। तो उनके बारे में एक एक के बारे में नोट करेंगे। पहला पॉइंट अपन को लिखना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी कौन से पानी की? तो मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वूलर झील है। कौन सी? वूलर झील। तो इस वूलर झील को क्या करवाती है? वूलर झील को जल उपलब्ध करवाती है, जल उपलब्ध करवाती है। याद रह जाएगा, उपलब्ध। तो यानी वूलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है,
वुलर झील जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, उसको जल कहां से मिलता है? झेलम नदी से मिलता है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट याद रखना है इस नदी के बारे में कि झेलम नदी यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत प्लस पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या बनाती है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्या बनाती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी हो गई? झेलम नदी। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है कौन सा? तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर बसा हुआ है। शहर इसके किनारे बसा हुआ है। कहां बसा हुआ है? तो किनारे बसा हुआ है। किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? बसा हुआ है। साथ साथ समझ में आ रहा होगा, नोट करते चले। अब देखो प्यारे दोस्तों, यानी जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर इसके किनारे बसा हुआ है। वुलर झील इसका निर्माण करती है, वुलर झील का निर्माण करती है और इस पर कई परियोजनाएं संचालित हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं परियोजनाएं। तो कई परियोजनाएं इस पे संचालित हैं। और कौन कौन सी परियोजनाएं? जैसे फर्स्ट नंबर पर है उड़ी फर्स्ट परियोजना। ठीक है, उड़ी फर्स्ट परियोजना। दूसरे नंबर पर है उड़ी सेकंड परियोजना। उड़ी फर्स्ट परियोजना, उड़ी सेकंड परियोजना, सेकंड। और थर्ड नंबर पर है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना यानी उड़ी फर्स्ट परियोजना, उड़ी सेकंड परियोजना और तुलबुल परियोजना ये कहां पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। ये उड़ी जो फर्स्ट परियोजना है, इस उड़ी फर्स्ट परियोजना से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत का क्या होता है? तो उत्पादन। तो इसका 540 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। उड़ी सेकंड परियोजना से इससे 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, बिजली का उत्पादन होता है। और ये तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। कैसी है? तो प्रस्तावित है। ये तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। और झेलम नदी का उद्गम आपको याद रह गया जम्मू कश्मीर में। तो केवल और केवल जम्मू कश्मीर एक राज्य में बहती है और जम्मू कश्मीर में बहने के बाद में ये कहां चली जाती है? तो पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद में कौन सी नदी में जाकर के मिल जाती है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी में मिलती है। और इसके बाद में इसका जल कहां चला जाता है? यानी अरब सागर में चला जाता है। तो ये आपको याद रखना था कौन सी नदी के संदर्भ में? झेलम नदी के संदर्भ में। नेक्स्ट जो नदी थर्ड नंबर पे हम अध्ययन करेंगे प्यारे दोस्तों, वो कौन सी नदी है? चिनाब नदी। तो यानी सी नंबर पे नंबर डाल देता हूं मैं, चिनाब नदी। कौन सी अगली? चिनाब नदी के बारे में। अब देखो चिनाब नदी, और चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपको याद रखना है उद्गम। तो प्यारे दोस्तों चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाछाला दर्रा। तो इस बारालाछाला दर्रे से होता है कौन सी नदी का उद्गम? हिमाचल प्रदेश में बारालाछाला दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है। अब क्या होता है देखो, चिनाब ये बारालाछाला जो दर्रा है इससे दो नदियां निकलती हैं। एक ओर से जो नदी निकलती है उसको तो बोलते हैं जैसे चंद्रा नदी, और दूसरी ओर से जो निकलती है उसको बोलते हैं भागा नदी। कौन सी? मैं लिख देता हूं चंद्रा, और दूसरी ओर से कौन सी? भागा।
जब ये दोनों नदियां आके मिल जाती हैं उसके बाद इसको किस नाम से जाना जाता है? उसके बाद इसको चिनाब कहा जाता है। याद रह जाएगा। यानी हिमाचल प्रदेश राज्य में इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्र और भाग दोनों मिला करके कौन सी हो जाती है? चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में इसमें इसे कौन सी नदी, तो क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो याद रह जाएगी, जाना जाता है। तो यानी हिमाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? चंद्रभागा नदी बोलते हैं। इसके बाद में चिनाब नदी, यानी ये जो उद्गम इसका होता है तो ये कहां से होता है? तो चिनाब नदी, मैंने 12 लाछाला दर्रे के बता दिया। 12 लाछाला दर्रे के बाद में ये कहां चली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश और उसके बाद जम्मू कश्मीर, 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। कहां कहां? तो एक तो हिमाचल प्रदेश में बहती है और प्लस कहां पे? J&K में बहती है। तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है और फिर बाद में कहां चली जाती है? तो पाकिस्तान में चली जाती है। कहां पे चली जाती है? तो पाकिस्तान में जाकर किस में मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। और सिंधु इसका जल कहां ले जाती है? तो अरब सागर में, अरब सागर में। याद रह जाएगी। इसके अलावा चिनाब जो नदी है इसकी जो लंबाई है, तो इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। कितनी है? 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य में इस पर कई परियोजनाएं संचालित हैं। परियोजनाएं कहां पर हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य में कई परियोजनाएं, जैसे एक दुलहस्ती परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। दूसरी है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। कौन सी नदी पर है ये सब? चिनाब नदी पर। और कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, सलाल परियोजना। तीसरे नंबर पर है बगली हाल परियोजना, बगली हाल परियोजना, बगली हाल परियोजना। और चौथे नंबर पर है पकल दुल परियोजना। कौन सी? पकल दुल परियोजना। ठीक है, तो पकल दुल परियोजना। ये सभी परियोजनाएं कौन से जिले में, राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। यानी दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगली हाल परियोजना और पकल दुल परियोजना। ये देखो सारे प्यारे दोस्तों, मैं आपको अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही साथ साथ आपको जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उनको भी आपको साथ साथ याद करवा दूंगा। कहां पे कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, कहां पे कौन कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब देखो आगे कि इस दुलहस्ती परियोजना से कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, किस किस से। तो मैं यहां लिख देता हूं, इससे 390 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। किसका? विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। सलाल परियोजना से 690 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बगली हाल परियोजना से 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और पकल दुल परियोजना पे 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो यानी ये 4 परियोजना स्थित है। यानी 390 मेगावाट दुलहस्ती परियोजना से, सलाल परियोजना से 690 मेगावाट, बगली हाल से 900 मेगावाट और दुलहस्ती परियोजना से 1000 मेगावाट। यहां पर है ना दुलहस्ती में, यहां पर 250 मेगावाट की 4 इकाई लगाई गई हैं। तो इसलिए कितना हो जाएगा? 1000 मेगावाट। यहां पर 450 इंटू 2 लगाई गई हैं, इसलिए इससे कितना हो जाएगा? 2 इकाई है, इसलिए 900 मेगावाट। और इससे प्यारे दोस्तों 345 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा?
तो ये 690 मेगावाट, यानी इस पर 2 इकाई लगाई गई है और ऊपर एक ही इकाई है। तो इस प्रकार से विद्युत का उत्पादन होता है और ये NHPCL के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? तो याद रखना ये सभी NHPCL के द्वारा संचालित हैं। क्या है? संचालित। अब इन परियोजनाएं जो हैं, सभी परियोजनाओं से किस किस को लाभ मिलता है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को इससे लाभ मिलता है, जम्मू कश्मीर को। इसके अलावा पंजाब को, किस किस को? पंजाब को, हरियाणा को, पंजाब, हरियाणा, और इसके बाद में राजस्थान को लाभ मिलता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड को इससे लाभ मिलता है, उत्तराखंड। इसके अलावा चंडीगढ़, ये सब इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये आपको याद रखना था। कौन सी नदी? चिनाब नदी के संदर्भ में। मैं समझता हूं आपको याद हो गया होगा। चिनाब नदी का दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में बारालाछाला दर्रे के पास से होता है। इस बारालाछाला दर्रे के पास से 2 नदियां निकलती हैं, एक तरफ से चंद्रा नदी और दूसरी ओर से भागा नदी। जब ये हिमाचल प्रदेश में ही दोनों नदियां मिल जाती हैं, मिलती भी कहां पर हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जब दोनों मिल जाती हैं, फिर इसको क्या कहा जाता है? चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और उसके बाद जम्मू कश्मीर, 2 राज्यों में बहती है। लगभग कितने में? 1180 किलोमीटर में बहती है और इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इस पर कई परियोजनाएं संचालित हैं। और कौन कौन सी परियोजनाएं? जैसे दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलीहाल परियोजना और पकलदुल परियोजना। ये 4 परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों? चिनाब नदी पर स्थित है। याद रह जाएगा कौन कौन सी परियोजना? तो दुलहस्ती से 390 मेगावाट बिजली का उत्पादन, सलाल से 690 मेगावाट बिजली का उत्पादन, बगलीहाल से 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन और पकलदुल परियोजना से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। NHPCL के द्वारा ये संचालित है। इसके अलावा इससे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सभी राज्य लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट हम नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो कौन सी नदी है प्यारे दोस्तों? ये कौन से नंबर की थी? 3rd। तो ये कौन सी C नंबर की? और अब हम पढ़ेंगे D नंबर पे, यानी 4th नंबर पर जो नदी, तो वो है रावी नदी। किसके बारे में? रावी नदी के बारे में। रावी नदी। अब देखो प्यारे दोस्तों, रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो रावी नदी, और रावी नदी का सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उद्गम, और रावी नदी का उद्गम कहां से होता है। इनको बाद में मैं आपको मानचित्र में भी बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, तो आप टेंशन ना करें। इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से होता है, और हिमाचल प्रदेश में रोहितांग दर्रे से होता है। कौन सा दर्रा है? रोहितांग दर्रा, रोहितांग दर्रा से होता है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहितांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा ये जो नदी है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश में रोहितांग दर्रे के निकट से निकलती है। यानी चिनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी, ये तीनों नदियों का उद्गम कहां से होता है? तो इन तीनों नदियों का उद्गम रोहितांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश से होता है। चिनाब का हिमाचल प्रदेश से, रावी का हिमाचल प्रदेश से, और व्यास नदी का हिमाचल प्रदेश से होता है। झेलम का कहां से होता है? तो जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा सिंधु का किससे होता है? तो आपको याद रखना है तिब्बत से। और सतलज का भी कहां से होता है? तिब्बत से होता है। तो यानी इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहितांग दर्रे के निकट से होता है, और हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद इस नदी पर यानी 3 परियोजनाएं संचालित हैं, और वो कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य में ही है। ये जो रावी नदी है, इस पर यहां मैं लिख देता हूं परियोजनाएं। अब ये कौन कौन सी परियोजनाएं इस पर संचालित हैं, तो वो आपको याद रखनी है। एक जिला है जिसका नाम है चंबा जिला। कौन सा जिला? चंबा जिला है,
और ये चंबा जिला है कहां पर, तो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला। तो हिमाचल प्रदेश चंबा जिला, और एक तहसील है, तहसील, तो वो तहसील कौन सी है, उसका नाम है चमेरा। तो यहां पर ये परियोजनाएं जिनका नाम है, पहली परियोजना चमेरा फर्स्ट परियोजना, चमेरा फर्स्ट परियोजना, सेकंड नंबर पर चमेरा सेकंड परियोजना, और तीसरे नंबर पर चमेरा थर्ड परियोजना। तो चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकंड और चमेरा थर्ड परियोजना संचालित है इन नदियों पर। कौन सी नदी पर, तो ये बात कर रहे हैं हम रावी नदी पर। अब इससे कितना कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो चमेरा फर्स्ट परियोजना से तो प्यारे दोस्तों इससे 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। चमेरा सेकंड से 340 मेगावाट, सॉरी 300 मेगावाट का होता है, और इससे 231 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। मेगावाट MW बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। तो याद रह जाएंगे कौन कौन सी परियोजना है, चमेरा फर्स्ट परियोजना, चमेरा सेकंड परियोजना और चमेरा थर्ड परियोजना। कौन सी नदी पर है, तो ये है रावी नदी पर है। इसके अलावा यहाँ पे पंजाब राज्य में एक परियोजना और है चौथी, जिसको अपन बोलते हैं थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना। और ये जो थीन बांध परियोजना है ना, ये रणजीत सागर बांध पठानकोट पंजाब में कहां पर है, तो मैं लिख देता हूं रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध पठानकोट, पठानकोट कहां पर है, पठानकोट PB पंजाब में। तो कहां पर है, पठानकोट पंजाब में। और प्यारे दोस्तों ये जो रणजीत थीन बांध परियोजना, इससे यानी 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितनी, 600 मेगावाट। तो यानी इस नदी पर, रावी नदी पर कुल कितनी परियोजनाएं संचालित हैं, तो रावी नदी पर प्यारे दोस्तों, रावी नदी पर कितनी परियोजनाएं संचालित हैं, तो रावी नदी पर टोटल यानी 4 परियोजनाएं संचालित हैं। एक चमेरा फर्स्ट परियोजना, चमेरा सेकंड परियोजना, चमेरा थर्ड परियोजना, और एक है थीन बांध परियोजना। चमेरा फर्स्ट से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन, चमेरा सेकंड से 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन, और चमेरा थर्ड से 231 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और थीन बांध परियोजना जो रणजीत सागर बांध पठानकोट पंजाब में है, उससे 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यानी ये जो रावी नदी है, ये हिमाचल प्रदेश और कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, तो एक तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्य में बहती है। कौन से में, पंजाब राज्य में प्रवाहित होती है। राज्यों में बहने के बाद कहाँ जाती है, तो ये पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ पर, तो ये भी पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, यानी सिंधु नदी के माध्यम से अरब सागर में पहुंच जाती है। तो ये नदी कौन सी है, रावी नदी। और रावी नदी का जो ये प्रवाहित होती है लगभग यानी 725 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो लंबाई अगर पूछ ली जाए, लंबाई तो आपको याद रखना है 725 किलोमीटर है इसकी, लगभग 725 किलोमीटर। तो ये अपन को याद रखना था किस नदी के संदर्भ में, तो रावी नदी के संदर्भ में। इसके बाद नेक्स्ट जो नदी आती है प्यारे दोस्तों, वो कौन सी है, तो ये ई नंबर पर, तो वो है व्यास नदी। कौन सी नदी, व्यास नदी। और व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपको याद रखना है इसका उद्गम, तो इसका उद्गम भी प्यारे दोस्तों यानी कहां से होता है, तो हिमाचल प्रदेश से ही होता है। और हिमाचल प्रदेश में वही जो रावी वाला था, रोहितांग दर्रा। कौन सा दर्रा, रोहितांग दर्रा। और रोहितांग दर्रे के निकट से होता है, कि निकट कौन सा कुंड है, निकट व्यास कुंड से होता है। याद रह जाएगा व्यास
कुंड से होता है। यानी आपको याद रखना है, जैसे रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है, और व्यास नदी का जस्ट उसके पास में एक दूसरा कुंड है जिसको अपन बोलते हैं व्यास कुंड, तो वही रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से इस नदी का उद्गम होता है। और इस नदी की जो कुल लंबाई है, तो इस नदी की लंबाई आपको याद रखनी है, लगभग 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अंत में किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी में मिल जाती है। याद रह जाएगा कौन सी नदी में मिल जाती है, तो कौन सी नदी में जाकर मिलती है? तो सतलज नदी में जाकर मिलती है। और सतलज के माध्यम से इसका जल कहाँ चला जाता है? तो इसका जल चला जाता है यानी सिंधु में, और सिंधु से कहाँ पहुंच जाता है? अरब सागर में। तो ये कौन सी नदी है? व्यास नदी। याद रह जाएगा कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? तो व्यास नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में बहती है। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश प्लस पीबी पंजाब दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है। इसके अलावा इस हिमाचल प्रदेश राज्य में इस नदी पर परियोजनाएं संचालित हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर परियोजना संचालित है। और वो कौन सी परियोजनाएं? हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बने हुए हैं इस पे, एक तो पंडोह बांध और दूसरा कौन सा है? पौंग बांध। याद रह जाएगा, पहले नंबर पे मैं बता देता हूं, पंडोह बांध, पंडोह बांध, पंडोह बांध मंडी कस्बा हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? मंडी कस्बा। और मंडी कस्बा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो पंडोह बांध बना हुआ है। और इसकी विशेषता आपको याद रखनी है, यहां पे 990 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बिजली का उत्पादन होता है। उत्पादन कौन से बांध से होता है? तो इससे यानी 990 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो वो कौन सा? पंडोह बांध। इसके अलावा इस पंडोह बांध को व्यास लिंक चैनल के माध्यम से गोविंद सागर जलाशय से जोड़ा गया है। क्योंकि जब भारत राजस्थान की हम बात करें, सतलज नदी से एक नहर निकाली गई है, वो है इंदिरा गांधी नहर, जो हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। और गर्मियों में उस नहर में जल की कमी आ जाती है। तो यानी इस व्यास नदी के जल को कहां डाला जाएगा? उस व्यास लिंक चैनल के माध्यम से, यानी गोविंद सागर जलाशय में, गोविंद सागर जलाशय से डाला जाएगा यानी हरिके बैराज बांध में, और उससे इंदिरा गांधी नहर में यानी पश्चिमी राजस्थान तक। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है राजस्थान के लिए। तो आपको याद रखना है पंडोह बांध मंडी कस्बा हिमाचल प्रदेश। और इसकी जो विशेषता आपको याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है कि इस बांध को कौन से बांध को? पंडोह बांध को। इस बांध को व्यास लिंक चैनल के माध्यम से, व्यास लिंक चैनल, व्यास लिंक चैनल के माध्यम से किससे जोड़ा जाएगा? गोविंद सागर जलाशय से जोड़ा जाएगा। गोविंद सागर जलाशय गोविंद सागर जलाशय से जोड़ा जाएगा। तो गोविंद सागर जलाशय से जोड़ा जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर में, इंदिरा गांधी नहर में जल की कमी आने पर किसको डाला जाएगा? यानी व्यास नदी के जल को किस में डालेंगे? व्यास नदी के जल को सतलज में, और सतलज के जल को किस में डालेंगे? तो इंदिरा गांधी नहर में। याद रह जाएगा इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से
कहाँ पहुंचा जाएगा, राजस्थान में पहुंचाया जाएगा। तो ये हमारे लिए काफी लाभदायक हो जाती है। कौन सी, तो यानी व्यास नदी। और कौन सा बांध बना हुआ है, पंडोह बांध बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा बांध भी है इस नदी पर, और वो भी हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम क्या है, तो पोंग बांध है। कौन सा बांध, तो पंडोह बांध, और दूसरा कौन सा, पोंग बांध। ये यानी कांगड़ा जिला है। कौन सा, कांगड़ा जिला। और कांगड़ा जिला कहाँ है, तो कांगड़ा जिला भी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और इससे 396 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। MW बिजली का उत्पादन होता है। बिजली का क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। यानी व्यास नदी जो रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, 470 किलोमीटर प्रवाहित होती है और सतलज नदी में हरिके बैराज बांध के पास जाकर पंजाब में मिल जाती है। और इस नदी पर दो बांध है, एक पंडोह बांध और एक पोंग बांध। दोनों बांध कहां पर, हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। और उसके बाद में इस नदी से यानी सतलज नदी में और व्यास लिंक चैनल जो इंपॉर्टेंट है कि यानी पंडोह बांध को गोविंद सागर जलाशय से जोड़ेगा, फिर गोविंद सागर जलाशय के माध्यम से सतलज नदी में जल डाला जाएगा और सतलज नदी के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर में, और इंदिरा गांधी इसको कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध करवा देगी। तो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी थी। कौन सी नदी के संदर्भ में, व्यास नदी के संदर्भ में। और आज की लास्ट जो नदी है इसकी, जो उसको हम कह रहे हैं सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की, वो है लास्ट सतलज नदी। कौन सी नदी, तो सतलज नदी। और लास्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो कौन सी नदी है, तो प्यारे दोस्तों F नंबर पर सतलज नदी। सतलज नदी। अब ये सतलज नदी भी किसके अंतर्गत आती है, तो ये सभी नदियां यानी हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और मैं कहूं सिंधु की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं। और सभी सिंधु नदी में अपना जल लेकर के जाती है। और सिंधु नदी सभी के जल को कहां ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में लेकर के चली जाती है। अब देखो सतलज नदी, और इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है प्यारे दोस्तों कहां से, तो ये होता है तिब्बत में। कहां पर, तिब्बत से होता है। और तिब्बत में कहां से, एक राक्षस ताल झील है, राक्षस ताल झील। याद रह जाएगा कौन सी झील, इस राक्षस ताल झील से होता है। राक्षस ताल झील है और कहां पर है, तिब्बत में। इसके अलावा इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है। लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर है। और भारत में कितनी है, तो भारत में अप्रोक्स 1080 किलोमीटर है इसकी लंबाई भारत में। ठीक है। इसके अलावा ये भारत में प्रवेश कहाँ करती है, तो आपको याद रखनी है भारत में प्रवेश, क्योंकि निकलती तो तिब्बत से है ना, तो कहीं तो प्रवेश करती होगी। तो भारत में प्रवेश कहाँ करती है ये, तो प्यारे दोस्तों भारत में एक हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। उस सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश में लिख देता हूं सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा, सिपकिला दर्रा। अब इस सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रा से प्रवेश करने के बाद में सतलज नदी कहाँ कहाँ, तो एक तो हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में बहने के बाद कहाँ जाती है, तो पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में चली जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है इस सतलज नदी पर कई परियोजनाएं संचालित हैं। जैसे एक है नाथपा झांकरी परियोजना। नाथपा झांकरी परियोजना, झांकरी परियोजना। ये जो नाथपा झांकरी परियोजना है ना, ये कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। यानी नाथपा में तो यहां पे तो बांध बना हुआ है, और यहां पर क्या है, यहां पर विद्युत गृह है, विद्युत गृह बना हुआ है। इसलिए दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, नाथपा झांकरी परियोजना बोल देते हैं। ये जो नाथपा झांकरी परियोजना है कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और इस नाथपा झांकरी परियोजना से कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो प्यारे दोस्तों नाथपा झांकरी परियोजना से इससे 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है।
कितनी मेगावाट? 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है नाथपा झांकरी परियोजना। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। इसके अलावा दूसरी कौन सी परियोजना है? आपने नाम सुना होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, नांगल परियोजना। अब प्यारे दोस्तों, ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, ये भाखड़ा नांगल परियोजना भी कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। यह भाखड़ा गांव में वही बांध बना हुआ है, यहाँ पे बांध है, और नांगल गांव में यहाँ पर विद्युत गृह बना हुआ है, विद्युत गृह बना हुआ है। इसलिए इसको संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना बोल देते हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 1963 ईस्वी में। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस यानी कौन सी परियोजना को? भाखड़ा नांगल परियोजना को भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु कहा था। कोई बार पूछा गया आरएस जैसी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु किस नदी घाटी परियोजना को कहा गया? तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना को कहा गया। और किसके द्वारा कहा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। याद रह जाएगा क्या कहा गया 1963 में? भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु, भारत की क्या कहा? चमत्कारिक विराट वस्तु कहा। तो भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ने। और किसको कहा था? तो नाथपा झांकरी परियोजना को कहा था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सेंटेंस और कहा था, आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल। किसको? यहां मैं लिख देता हूं, आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल। तो आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल किसको कहा था? तो आपको याद रखना है नदी घाटी परियोजनाओं को कहा था। नदी घाटी परियोजनाओं को कहा था। परियोजनाओं को याद रह जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु किसको कहा गया? तो भाखड़ा नांगल बांध को कहा गया। दूसरा है कि आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल किसे कहा गया? तो जो नदी घाटी परियोजना है संपूर्ण, सबको क्या कहा गया? आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल। किसने कहा ये दोनों सेंटेंस? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहे गए। तो इनको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो भाखड़ा बांध है, ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का कैसा? सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 226 मीटर है अप्रोक्स, यानी 225.55 है। तो लगभग हो गई 226 मीटर ऊंचाई है। तो वो कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके अलावा इस पे और भी परियोजनाएं संचालित है। जैसे और कौन सी परियोजना है? एक रामपुर परियोजना है, रामपुर परियोजना है, रामपुर परियोजना। इसके अलावा एक लोहेरी परियोजना। ये जो परियोजना है सतलज नदी पर जो परियोजना बनी हुई है, ये पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से की? तो ये पंजाब की, इसके अलावा किसकी? हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश की और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त क्या है? तो ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सी? इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, हरिके बैराज बांध।
कौन सा बांध है? चंबल सतलज नदी पर हरिके वैराज बांध, हरिके वैराज बांध बना हुआ है, वैराज बांध बना हुआ है। तो हरिके वैराज बांध, और हरिके वैराज बांध कहां पर है? तो ये पंजाब में बना हुआ है। कहां पर? पंजाब में। और कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर, सतलज नदी पर बना है। इसके अलावा हरिके बैराज बांध से क्या निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, नहर कहां के लिए? राजस्थान के लिए निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, जिसने पश्चिमी राजस्थान को क्या कर दिया? पश्चिमी राजस्थान को एकदम हरा भरा कर दिया, सुनहरा कर दिया। और लोगों के क्या है? खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जिसमें रेगिस्तान में पूरे दिन मिट्टी उड़ती थी, वहां पर खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो ये अपन को याद रखनी थी। किसकी नदियां? हिमालय के अपवाह तंत्र। और हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत पहली फर्स्ट थी सिंधु नदी के अपवाह तंत्र, जिसमें हमने सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, रावी नदी और व्यास नदियों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गंगा के अपवाह तंत्र के बारे में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।